गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स के लिए ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में हम लोग आर्थिक प्रदेशों की चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम 2 प्रदेशों की चर्चा कर चुके हैं। आज हम तीसरे में आते हैं। वो है, हमने तीसरा जो क्षेत्र लिया है वो है नॉर्थ सेंट्रल इकोनॉमिक रीजन या उत्तरी मध्य क्षेत्र। अगर हम इसकी स्थिति की बात करें तो इसका विस्तार जो है ये उत्तरी भारत का जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की राजधानी के आसपास का क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, उसको इसमें शामिल किया गया है, जिसका विस्तार ऐसा माना जाता है कि लगभग करीब करीब 3 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। और अगर भारत के कुल लैंड एरिया की बात किया जाए तो करीब उसका 9% क्षेत्र यहाँ पर है। और ये जो इसकी जो लोकेशन है उसके हिसाब से इसकी जो उत्तरी सीमा है वो जो इंटरनेशनल लाइन है जिसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं उस पे स्थित है। और ये चीन, तिब्बत, नेपाल से लगा हुआ क्षेत्र है। इसके अगर हम देश की बात करें या इसकी देशीय स्थिति की बात करें तो इसकी पूर्वी सीमा जो है वो बिहार से, झारखंड से, और दक्षिणी इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इनसे मिली हुई है। और पश्चिमी सीमा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान का कुछ क्षेत्र है उससे लगी हुई है। तो ये वाला भी जो आर्थिक प्रदेश है ये अपने आप में एक बहुत ही विकसित प्रदेश है। और इसमें जो मुख्य जो सिटी सेंटर्स हैं या हम ये कह सकते हैं कि मुख्य जो आर्थिक केंद्र हैं उसमें कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, आगरा, फरीदाबाद, मेरठ, गोरखपुर, इलाहाबाद, अल्मोड़ा, देहरादून, गाज़ियाबाद, मथुरा, ये इस क्षेत्र के मुख्य अर्बन एरियाज़ हैं या सिटी सेंटर्स हैं या विकसित क्षेत्र हैं। यहाँ पर अगर हम संसाधनों की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं खनिज संसाधनों की इस क्षेत्र के। तो यहाँ पर जो संसाधन मिलते हैं, खनिज संसाधन, उसमें मुख्यतः है जिप्सम मिलता है, यहाँ मार्बल की खानें भी हैं, मैग्नेटाइट की भी हैं, चूना पत्थर है, सिलिका है, बॉक्साइट है, टेल्क है, तांबा, कांच, फॉस्फोराइट है और बालू यहाँ पर बड़ी मात्रा में यहाँ पे मिलती हैं। फिर हम वन संसाधन की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इसके लगभग 16% भाग पर ये वन फैले हुए हैं। और राष्ट्रीय औसत की दृष्टि से देखें तो 3% के लगभग यहाँ ये क्षेत्र इसमें आता है। और इसमें भी वैरायटी है। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो कंपैरेटिवली उत्तराखंड के रीजन में अलग तरह की प्राकृतिक वनस्पति है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में अलग प्रकार की सिचुएशन है। पर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर साल, सेलम, तनु, हलई, चीड़, साइप्रस, देवदार, बर्च ये हैं और ये वृक्ष पाए जाते हैं। और बड़ी मात्रा में बहुत पर्णपाती मतलब जो पतझड़ी क्षेत्र के होते हैं वो उस प्रकार के भी वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम मानव संसाधन की बात करें, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है क्योंकि इस क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व लगभग 425 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर माना गया है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये क्षेत्र जो है ये अधिक मानव संसाधन वाला क्षेत्र है। और देश की लगभग 17% पॉपुलेशन जो है वो इस आर्थिक प्रदेश में निवास करती है। और अगर हम जनसंख्या वृद्धि दर की बात करें तो वो भी यहाँ पर 22.5% के लगभग मानी गई है। फिर कृषि संसाधन की बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये गंगा के मैदान का एरिया है। और हम इससे ही हमें अंदाज़ा लग सकता है कि किस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पर होगी। फ्लैट लैंड है, उपजाऊ मिट्टी है, जल की उपलब्धता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, चावल, गेहूँ, मक्का, गन्ना, जौ, बाजरा, ज्वार, बहुत सारी तरह की दालें, बहुत सारी तरह की तिलहन की फसलें भी यहाँ पर पैदा होती है। यहाँ जो
पश्चिमी क्षेत्र का मैदान है, या जिसको हम पश्चिमी गंगा का मैदान भी कह सकते हैं, वो चावल उत्पादन में बहुत इम्पॉर्टेंट अपना रोल प्ले करता है। और गेहूं के उत्पादन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का जो एरिया इसमें आता है वो गेहूं के प्रोडक्शन में अपना बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है भारत में। यहाँ पर जब हरित क्रांति का काल था तब से ही बहुत अच्छी सिचुएशन में यहाँ की खेती को हम देख सकते हैं, और यहाँ पर सारी प्रकार की वो सुविधाएं उपलब्ध है जो कृषि क्षेत्र के लिए आदर्श होती हैं। इसीलिए यहाँ पर अच्छी मात्रा में उत्पादन होता है और उस उत्पादन की खपत भी बहुत है, क्योंकि ये एक अच्छा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है। पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा गन्ने का भी उत्पादन होने से क्या है, शुगर मिल्स भी यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में है, तो ये अच्छी एक बेल्ट है एग्रीकल्चर के लिए। अब हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, वो है यहाँ की औद्योगिक क्रियाएं। यहाँ पे क्या इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं या किस प्रकार के उद्योग यहाँ पर फैले हुए हैं। तो यहाँ का अगर हम उद्योगों की बात करें तो इनको हम मोटे तौर पर हमने 9 भागों में बांटा है। यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं उनको हमने 9 भागों में बांटा है। हम इनकी लोकेशन मैप पे देखेंगे, हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पर विकास हुआ है। इसमें हरिद्वार का जो क्षेत्र है भारी मशीनरी के लिए फेमस है, मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, आगरा में एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, कानपुर में चावल कपड़ा उद्योग और सबसे इम्पॉर्टेंट लेदर इंडस्ट्री जो है वो यहाँ पे विकसित है। बनारस में लोकोमोटिव से लेकर यहाँ पर केमिकल इंडस्ट्री बहुत है, और साथ ही साथ आपको पता ही है कि बनारस में कपड़ों का भी बहुत काम है, और बनारस का कपड़ा वर्ल्ड ओवर आपको उसके लिए मार्केट में आपको दिख जाएगा। मेरठ में भी कपड़ों का भी है, चीनी उद्योग भी है। गाज़ियाबाद में ये जो सारा वनस्पति से रिलेटेड से पे बेस्ड जो एग्रो इंडस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे बड़ी मात्रा में है। गोरखपुर का जो एरिया है वहाँ पे शुगर एंड फर्टिलाइज़र, ये दोनों इंडस्ट्रीज़ अच्छी अवस्था में हैं। लखनऊ में पेपर और शुगर, ये दो बहुत पेपर इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पे बहुत है, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज़, और साथ ही साथ शुगर इंडस्ट्रीज़ भी वहाँ पर बहुत है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ के आर्थिक हालात, यहाँ के औद्योगिक हालात बहुत विकसित अवस्था में इस क्षेत्र में है। अब अगर हम संसाधनों के आधार पर इन उद्योगों को डिवाइड करके उस तरह से इसको देखें तो हम सबसे पहले बात करेंगे कृषि पे आधारित औद्योगिक क्रियाओं की। तो जो कृषि पे आधारित है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे आता है वो है शुगर इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर इसका गन्ने का उत्पादन होता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे चीनी उद्योग, गुड़ उद्योग, और जो एक रॉ शुगर होती है खांड सारी जिसको बोलते हैं वो, चुकंदर से चीनी बनाने का उद्योग, आटा मिल्स, बियर इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ की विकसित है। इसके अतिरिक्त कपड़ा उद्योग है, डेयरी और पशुपालन, ये मेन यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। फिर हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे। वन पे आधारित उद्योगों की अगर हम बात करते हैं तो पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, फर्नीचर उद्योग और रंगाई छपाई उद्योग एंड लेदर इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत विकसित है। लकड़ी के खिलौने और रेशम बनाने का काम भी यहाँ पर किया जाता है। फिर अगर हम खनिजों पे बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो उसमें सीमेंट, मशीन निर्माण, पॉटरी उद्योग, खुर्जा का नाम आपने सुना ही होगा, विश्व में सबसे अधिक पॉटरी का निर्माण यहाँ पे होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट केंद्र है वो। केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, कांच का उद्योग है, हम ने चूड़ी उद्योग की बात करते हैं तो वो इसी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकसित है। तो इस प्रकार से खनिजों के आधार पर भी यहाँ पे इस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे विकसित है। इसके अलावा अगर हम विनिर्माण उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ पर भारी मशीनरी है। इसके अतिरिक्त जो
पेट्रोकेमिकल्स का है, हौजरी का है, रेल इंजन का है, चमड़े की वस्तुएं, इस प्रकार के बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं। अब अगर हम इस क्षेत्र की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया ये मैदानी क्षेत्र में स्थित है और उससे क्या होता है कि सड़कें वगैरह बनाने में बहुत सहूलियत रहती है और सड़कों का जाल बिछते ही विकास का मार्ग जो है वो अपने आप प्रशस्त हो जाता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, ज़्यादा डेवलपमेंट की सिचुएशन हमारे सामने आती है। तो अगर हम यहाँ पर सड़कों की बात करें तो यहाँ बहुत अच्छा सड़कों का जाल बिछा हुआ है और इससे क्या होता है कि यहाँ पर विकास जो है उसको एक गति मिलती है। यहाँ के लगभग हर एरिया में स्टेट हाईवेज़, नेशनल हाईवेज़, उनका जाल आपको मिलेगा। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इस फैसिलिटी से महरूम हो। फिर हम रेल ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो वो भी ये एरिया क्योंकि फ्लैट लैंड पे स्थित है और ये वाला जो एरिया है ये उत्तरी जो रेलवे का जो उत्तरी केंद्रीय है, सॉरी, इसका जो नर्दर्न जोन है और नॉर्थ ईस्ट जोन है, वो दोनों जोन्स इस क्षेत्र में आते हैं और बहुत विकसित रेल तंत्र है, बहुत सारे स्टेशंस हैं, हर बड़े क्षेत्र को यहाँ से ट्रेन जाती है, तो उसका भी बहुत अच्छा जाल यहाँ पर बिछा हुआ है। फिर हम बात करते हैं जल परिवहन की। तो अगर इस क्षेत्र में हम आंतरिक जल परिवहन की बात करते हैं तो वो कंपैरेटिवली कम है, परंतु फिर भी यहाँ पर कुछ नहरों और नदियों का जो यूज़ है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी किया जाता है, ह्यूमन परिवहन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर जो मुख्य नदियाँ हैं उसमें गंगा, यमुना, गोमती, घाघरा और उनकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं उसमें परिवहन का कार्य होता है और गंगा और यमुना की जो कई नहरें हैं वहाँ पर भी परिवहन का, उन पे भी परिवहन का कार्य होता है। तो ये वाला ट्रांसपोर्ट भी जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे अच्छी सुविधाएं है। वायु परिवहन की बात करें तो ये इस क्षेत्र में लखनऊ, झांसी, कानपुर, वाराणसी जो है ये सारे एयरपोर्ट्स हैं। आगरा भी एयरपोर्ट है और बहुत सारे एयरपोर्ट्स पे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ़्लाइट्स अवेलेबल है। कई पाइपलाइंस का भी यहाँ पे जाल है क्योंकि पेट्रोलियम रिफाइनरी है और वहाँ से जो तेल को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है या ये रिफाइंड ऑयल को या पेट्रोलियम को जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके लिए भी पाइपलाइंस का भी ज़रिया है। तो वहाँ पर इस प्रकार की फैसिलिटी भी है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र पूरी तरह से अच्छी अवस्था में है, हर फैसिलिटी यहाँ अच्छी अवस्था में है, फ्लैट लैंड है, पानी की उपलब्धता है, ज़मीन जो है वो ज़मीन उपजाऊ है। तो यहाँ पर कृषि के साथ साथ उद्योगों का विकास भी अच्छी मात्रा में हुआ है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कई बार एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम काउंट नहीं करते, दैट इज़ पॉलिटिकल विल। अगर पॉलिटिकल विल होती है, वहाँ की सत्ता की ये कोशिशें होती है कि वो विकास को एक गति दे, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको एक बूस्टअप मिल जाता है। तो उत्तर प्रदेश का देश की राजनीति में सदैव ही बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रहा है, बहुत इम्पॉर्टेंट लीडर्स यहाँ से हुए हैं। तो यहाँ का जो योजनाएं हैं उनको काफ़ी अच्छा धन मिला है, फाइनेंस की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सरकारों का रवैया सकारात्मक रहने की वजह से क्या हुआ है कि इस क्षेत्र में इस प्रकार से ये एक अच्छा आर्थिक प्रदेश के रूप में उभरा है। और साथ ही साथ इस क्षेत्र की स्थिति, इस क्षेत्र का विस्तार, यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स, इन सब चीज़ों के लिए बूस्टअप करते हैं। चाहे उद्योगों के लिए लेबर चाहिए, चाहे कृषि कार्य के लिए लोग चाहिए, वो वाली फैसिलिटी भी यहाँ पे अवेलेबल है। ट्रांसपोर्टेशन का जैसा आपने देखा बहुत अच्छा जाल बिछा हुआ है, तो लोगों को कम्यूट करने में प्रॉब्लम नहीं आती, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। लोगों के निवास करने के लिए जगह की कमी नहीं है, तो बाहर से भी बहुत लोग यहाँ पे माइग्रेट होते हैं और जो माइग्रेट होके आते हैं या किसी भी क्षेत्र में किसी भी उद्योग की वजह से
जनसंख्या का जमाव होता है, तो वहाँ और सारी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। चाहे हम मेडिकल की बात करें, शिक्षण संस्थानों की बात करें, तो ये सारी सुविधाएं उपलब्ध होने की वजह से बाहर से भी लोग आके बसने में या हेजिटेट नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें किसी भी आर्थिक प्रदेश के को बूस्टअप करने में एक अपना बहुत इम्पॉर्टेंट योगदान रखती है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो क्षेत्र है वो यहाँ के एक भारत के एक मुख्य बहुत इम्पॉर्टेंट आर्थिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसका मैप आपको शेयर कर दिया जाएगा। इन सब जगहों की लोकेशन देखते रहिए ताकि आपको चीज़ें समझने में दिक्कत नहीं आए। थैंक यू।